नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी जो कि जूलॉजी की ब्रांच है उसके अंदर बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर का लेक्चर नंबर 26। देखिएगा स्टूडेंट, जो अपने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा था। रिप्रोडक्टिव साइकिल को हमने दो भागों में बांटा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल दो भागों में बांटा था। ओएस्ट्रस साइकिल जो है वो नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर पाई जाती है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट फीमेल के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में अपने डिस्कस कर रहे थे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो चार भागों में बंटी होती है। प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और एनेस्ट्रस, चार भागों के अंदर बंटी होती है। तो आपको मैं जो अपने चल रहे थे वो प्रोएस्ट्रस स्टेज को कर लिया था। प्रोएस्ट्रस के अंदर अपने देखा था कि इस अवस्था के अंदर जो है FSH हार्मोन बनता है, यानी ये प्रोएस्ट्रस जो है वो मध्य चक्र या ओएस्ट्रस साइकिल की प्रथम अवस्था होती है। इस दौरान क्या होता है कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस होती है उसके द्वारा FSH हार्मोन का स्त्राव होता है, और FSH हार्मोन जो है वो पुट्टकीय प्रेरक हार्मोन है, पुट्टकों को क्या करता है, प्रेरित करता है। और जो FSH हार्मोन है एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्त्रावित होता है, जिसके द्वारा पुट्टकों का प्रेरण होता है। और जो पुट्टकीय प्रेरित होता है जिसे मैच्योर फॉलिकल यानी परिपक्व पुट्टक का निर्माण होता है, जिस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ये हार्मोन जो है गर्भाशय के अंदर जो उपकला लेयर है और जो वेजाइना की जो उपकला लेयर है उसके अंदर कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, जिससे उपकला लेयर जो है ये कह सकते हैं कि और अधिक विकसित या और अधिक मोटा, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन वगैरह अधिक बढ़ जाता है। उसके अलावा आपको बताया था कि इसी दौरान जो है वेजाइना के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे सेग्मिनल जो फ्लूइड है उसकी मात्रा भी वेजाइना से बाहर निकलने लग जाती है। तो प्रोएस्ट्रस स्टेज का मतलब ये होता है कि ये FSH हार्मोन के द्वारा पुट्टकों का इस अवस्था में प्रेरण होता है, और साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन भी इस दौरान बनता है, जो कि गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना को आगे आरोपण के लिए तैयार करता है। उसके अलावा इस अवस्था में सेग्मिनल फ्लूइड का या सेग्मिनस जो फ्लूइड होता है उसका विस्त्रवण होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, ओएस्ट्रस स्टेज होती है। ओएस्ट्रस स्टेज मेन स्टेज होती है। इस दौरान ल्यूटिनाइजिंग ये अवस्था जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के दौरान उत्पन्न होती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर जो है अंडोत्सर्ग की घटना होती है। अंडोत्सर्ग के दौरान मैंने बताया था कि जो परिपक्वन पुट्टक होता है उसके अंदर जो थीका एक्सटर्ना होती है उसके द्वारा लयनकारी एंजाइम स्रावित होते हैं, और लयनकारी एंजाइम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है उसके प्रभाव में, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में परिपक्व पुट्टक के थीका एक्सटर्ना के द्वारा लयनकारी एंजाइम स्रावित होते हैं। वो लयनकारी एंजाइम जो है वो ग्राफिन पुट्टक या परिपक्व पुट्टक को फाड़ देते हैं। उस दौरान प्रोस्टाग्लैंडिन भी वहाँ बनता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जो अंडाशय द्रव्य उसको उस पुट्टक के अंदर भर देता है, जिससे पुट्टक तेजी से फट जाता है, और जो सेकेंडरी ओसाइट है या ओवा जो है वो अंडाशय से बाहर निकल करके फैलोपियन ट्यूब की ओर चला जाता है। इस घटना को अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो ओएस्ट्रस स्टेज के अंदर अंडोत्सर्ग की घटना होती है, और अंडोत्सर्ग जब होता है तो मैंने बताया था आपको कि इस अवस्था के दौरान जो है अंडोत्सर्ग तो हो रहा है, तो इस अवस्था को हम कहते हैं हीट पीरियड। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कानूनवाद काल भी कहते हैं। हीट पीरियड या कानूनवाद काल का मतलब ये होता है कि इस दौरान अंडोत्सर्ग हो रहा है, और इस दौरान ही मादा जो है नर्व के साथ अपने कोपुलेशन के लिए प्रेरित होती है या कोपुलेशन करना पसंद करती है। इस अवस्था के दौरान इस दौरान जो है ये कह सकते हैं कि जो मादा जो है कोपुलेशन करेगी तो निषेचन की संभावना भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और साथ में क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर जो है एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता और ज़्यादा बढ़ जाती है प्रोएस्ट्रस की तुलना में, जिसके कारण क्या होता है कि वेजाइना की जो उपकला स्तर है वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और साथ में जो है वेजाइना की जो उपकला कोशिकाएं उसके अंदर क्रिएटिन का जमा होने के कारण क्रिएटिन युक्त कोशिकाओं भी सेग्मिनल फ्लूइड जो है या जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसके अंदर दिखाई देने लग जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था को जो ओएस्ट्रस स्टेज है, इस अवस्था को यदि हम शॉर्ट में समझे तो इसका मतलब इसको हीट पीरियड अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण अंडोत्सर्ग की घटना होती है, और अंडोत्सर्ग यदि होता है तो क्या होता है कि मादा है वो हीट पीरियड यानी कि नर के साथ सहवास की या मैथुन की अनुमति प्रदान करती है। और साथ में इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि सेग्मिनल फ्लूइड के साथ क्रिएटिन युक्त जो उपकला कोशिकाएं हैं वो भी दिखाई देने लग जाती है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज जो है जिसको हम कहते हैं मेटाएस्ट्रस स्टेज, जो कि अंडोत्सर्ग के बाद की अवस्था होती है।
मेटास्टेज जो स्टेज होती है इसके अंदर क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम बनता है। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है ये मैंने बताया था कि जो ग्राफीन पुटक या जो परिपक्वन पुटक जब फटता है तो फटने के बाद में क्या होता है कि जो पुटक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर छोटी छोटी पीली वसा की बूंदें इकट्ठी हो जाती है जिनको ल्यूटिन कहते हैं। ल्यूटिन युक्त पीली वसा की बूंदों से जो पुटक कोशिकाएं हैं अब उसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है कौन सी स्टेज में? मेटास्टेज स्टेज में। मेटास्टेज जो थर्ड स्टेज है ओएस्टर साइकिल की, उसमें क्या होगा कि जैसे ही और अंडोत्सर्ग के बाद की घटना है तो मेटास्टेज स्टेज जो है वो ओएस्ट्रस के बाद में आती है। और मेटास्टेज स्टेज जो है इसके अंदर जो है फटी हुई या टूटी हुई जो पुटक कोशिकाएं हैं वो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है। अब देखिएगा कि उन पुटक कोशिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन तो बन ही जाता, साथ में अब इस अवस्था के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी सांद्रता भी बढ़ जाती है। तो कार्पस ल्यूटियम की जैसे ही जो निर्माण है, अब आपको पता है कि कार्पस ल्यूटियम का जो निर्माण है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित हुआ तो परिपक्वन पुटक फटा, और परिपक्वन पुटक जैसे परिपक्व पुटक जैसे फटता है तो फटने के बाद में ही कार्पस ल्यूटियम बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्पस ल्यूटियम के बनने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एडिनोएफाइसिस का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम जैसे बनती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार कर देता है, और साथ में जो गर्भाशय के जो ये कह सकते हैं कि पेशियां हैं, रेखित पेशियां, उनके अंदर जो कर्माकुंचन है उनको भी रोक देता है, ताकि गर्भाशय पूर्ण रूप से गर्भावस्था के लिए या यूँ कहते हैं आरोपण के लिए तैयार हो जाए और भ्रूण है उसका डेवलपमेंट वहाँ पर अच्छे प्रकार से हो जाए। इसलिए वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है। उसके अलावा जो फैट सेल्स हैं उनकी संख्या वहाँ क्या हो जाती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण गर्भाशय में बढ़ जाती है। उस दौरान यदि हम देखें तो जो यहाँ की जो वेजाइनल उपकला और जो गर्भाशय की उपकला जो और ज़्यादा क्या है इसमें पतली होने लग जाती है, और पतली होती है तो इसमें जो है क्रिएटिनिक कोशिकाएं तो होती हैं वेजाइनल जो द्रव होता है उसके अंदर, और साथ के अंदर जो WBC है वो भी अपने को क्या दिखाई देने लग जाती है। अब देखिएगा कि इसके अंदर दो कंडीशन होती है मेटास्टेज के अंदर की, यदि एक तो ये है कि जो यदि निषेचन हो जाए तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो गर्भावस्था पूरी होने तक यानी शिशु के जन्म तक बनी रहती है, और यदि निषेचन नहीं होता है तो जो है मेटास्टेज स्टेज है वो मध्य चक्र के जैसे ही अंतिम समय आता है उस दौरान वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम स्टेज या मेटास्टेज स्टेज। तो जिससे फिर क्या नया मध्य चक्र प्रारंभ होता है, और नया मध्य चक्र प्रारंभ होने का मतलब अगली अवस्था आ जाती है। इसके अंदर कौन सी? एस्टेज स्टेज आ जाती है। तो अपने अब बात करने जा रहे हैं थर्ड स्टेज है मेटा ओएस्ट्रस स्टेज। मेटा ओएस्ट्रस स्टेज, तो मेटा ओएस्ट्रस स्टेज की यदि बात करें, यह अवस्था LH हार्मोन द्वारा या यूँ कहते हैं यह अवस्था एडिनो हाइपोफाइसिस की LH हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। पहली बात तो यही है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एडिनोहाइपोफाइसिस के LH हार्मोन द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। उसके अलावा इस अवस्था में परिपक्व पुटक की कोशिकाओं द्वारा कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। अतः मेटास्टेज स्टेज को ल्यूटियल स्टेज भी कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? ल्यूटियल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान क्या है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो चुका होता है। और कार्पस ल्यूटियम जो है जब बनेगी तो मैंने बताया कि कौन सा हार्मोन बनना शुरू हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बनना शुरू हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता
है। इस अवस्था में क्या होता है, मेटास्टेसिस में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बनेगी। और कार्पस ल्यूटियम क्या एक्चुअल में फटी हुई पुट्टक कोशिकाएं जो होती हैं उसके अंदर पीली वसा की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, उनको ल्यूटीन कहते हैं। और ल्यूटीन युक्त उन परिपक्व फटी हुई पुट्टक कोशिकाओं की जो अवस्था है उसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इस दौरान जो वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स और जो यूट्रियल एपिथेलियल सेल्स है वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। वेजाइना की उपकला व गर्भाशय की उपकला स्तर, गर्भाशय का उपकला स्तर, वजाइना का उपकला व गर्भाशय का उपकला स्तर पतला हो जाता है, पतला हो जाता है, पतला हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर कोशिका विभाजन जैसी घटना नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है कि जो वजाइना का और जो योनि का यानी गर्भाशय और जो वजाइना का उपकला स्तर पहले से मोटा हो चुका होता है। क्यों हो चुका होता है, क्योंकि जो प्रोएस्ट्रस और जो एस्ट्रस स्टेज थे वहाँ पर एस्ट्रोजन बन रहा था। वो एस्ट्रोजन क्या कर रहा था कि प्रोएस्ट्रस और एस्ट्रस स्टेज के अंदर वेजाइना की और जो यूट्रिस की जो एपिथेलियल सेल उनके अंदर कोशिका विभाजन को बढ़ा रहा था। तो उस समय तो ये क्या हो रही थी कि लेयर जो है मोटी हो रही थी। अब क्या है वो धीरे धीरे पतली होने लगती है, और पतली होने के साथ साथ इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, फैट सेल्स है, उनकी संख्या भी बढ़ने लगती है। उसका रीज़न कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, क्योंकि यहाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन रहा है। अब साथ में क्या हुआ, वेजाइनल फ्लूइड में केराटिन युक्त कोशिकाओं के साथ साथ WBC भी दिखाई देती है, यानी केराटिन युक्त कोशिकाएं जो है हमने देखा था ओएस्टर स्टेज के अंदर बनने लग जाती है। तो उससे क्या होगा कि जो WBC है वो भी क्या अब दिखाई देने लग जाती है। और अब यदि हम बात करें तो WBC दिखाई देगी। WBC वही है कि यहाँ पर वेजाइना के अंदर किसी प्रकार का जो संक्रमण है उसको होने से क्या है, रोकती है। अब देखिएगा कि अब यहाँ पर दो कंडीशन है मेटास्टेसिस स्टेज के अंदर। यदि निषेचन हो जाता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि हीट पीरियड के दौरान यदि नर और मादा में संयोग हो जाता है तो निषेचन की अगर संभावना होगी या निषेचन हो जाता है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये गर्भकाल तक बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं ये गर्भावस्था को बनाए रखेगा। और यदि निषेचन नहीं होता है तो मेटास्टेसिस स्टेज जो है वो यहीं समाप्त हो जाती है और आगे एनास्टेसिस स्टेज में चेंज हो जाती है। और मेटास्टेसिस स्टेज का मतलब ये हुआ कि जो कार्पस ल्यूटियम है वो नष्ट हो जाती है और आगे किस में चेंज हो जाती है, वो एनास्टेसिस स्टेज के अंदर चेंज हो जाती है। अब देखिएगा एनास्टेसिस स्टेज है, नेक्स्ट जो अपनी स्टेज है उसकी बात करने चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, एनास्टेसिस स्टेज। तो मेटास्टेसिस स्टेज का मतलब समझ गए होंगे आप कि कार्पस ल्यूटियम का इसमें निर्माण हुआ है, मेन चीज़ यही है। और कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ है तो इसका मतलब कौन सा हार्मोन बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन रहा है। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, कौन सी है, एनास्टेसिस स्टेज। एनास्टेसिस स्टेज। अब देखिएगा एनास्टेसिस स्टेज का मतलब क्या हुआ कि इस अवस्था के अंदर जो होता है वो किसी प्रकार का मध्य चक्र नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर नहीं दिखाई देगा। यानी कि जो गर्भाशय, अंडाशय और जो योनि के अंदर होने वाले परिवर्तन हैं वो अब ये कह सकते हैं कि गर्भ अवस्था के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। यानी उनके विपरीत जो है या उससे उल्टे जो अभी तक हमने जितने भी चेंजेस देखे हैं उससे विपरीत चेंजेस इसके अंदर आने लगते हैं। जैसे अब हम बात करें कि पहली बात तो ये जो एक मध्यकालीन जंतु होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये स्टेज जो है एनास्टेसिस से लंबी होती है। क्योंकि एनास्टेसिस स्टेज लंबी इसलिए होती है क्योंकि एक मध्यकालीन जंतु होते हैं उनके अंदर ये स्टेज जो है लंबी इसलिए होती है क्योंकि मध्य चक्र की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी, प्रोएस्ट्रस, ओएस्ट्रस और मेटास्टेसिस जब समाप्त हो जाती है, यानी वो मादा जो है गर्भ धारण नहीं करती तो नहीं करती है तो उसके अंदर एनास्टेसिस स्टेज आ गई। अब क्या होगा कि एनास्टेसिस स्टेज अगर एक मध्यकालीन जंतुओं में आती है तो उसके अंदर ये अवस्था इसलिए लंबी होगी क्योंकि जो अब नई प्रजनन ऋतु जब तक आएगी
तो नई प्रजनन ऋतु जब तक आती है तो उस अवस्था तक उसके अंदर कौन सी स्टेज बनी रहती है, एनेस्ट्रस स्टेज। और एनेस्ट्रस स्टेज का मतलब यही है कि उस मादा के गर्भाशय, अंडाशय, वेजाइना और जो जितने भी बाह्य जननांग उनके अंदर अब कोई परिवर्तन हमें ऐसे नहीं दिखाई देंगे कि वो कह सकते हैं कि वो मादा जनन काल में चली गई है। तो एनेस्ट्रेज का मतलब यही है कि अभी तक हमने जो गर्भाशय, अंडाशय और फेलोपियन ट्यूब और वेजाइना के अंदर जो चेंजेस देखे हैं वो इस अवस्था के अंदर अपने को दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए अब चूंकि एक मध्यकालीन जंतुओं के अंदर एक ऋतु प्रजनन के अंदर, एक प्रजनन ऋतु के अंदर एक ही मध्य चक्कर पाया जाता है और एक ही मध्य चक्कर पाया जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, फिर जैसे ही मेटास्टेज स्टेज समाप्त होगी उसके बाद में एनेस्टेज स्टेज आएगी। तो ये एनेस्टेज स्टेज जो है वो अब नेक्स्ट प्रजनन ऋतु तक जारी रहेगी और नेक्स्ट प्रजनन ऋतु तक जारी रहेगी। तो इस दौरान क्या होगा कि ये अवस्था इन जंतुओं के अंदर लंबी दिखाई देती है। और जो द्विमध्यकालीन जंतु होते हैं उनके अंदर ये स्टेज थोड़ी और छोटी हो जाती है और जो बहुमध्यकालीन जंतु हैं उनके अंदर ये और छोटी हो जाती है। तो एनेस्टेज स्टेज की यदि हम बात करें तो मोनोस्टेज जंतु में क्या होती है, लंबे अंतराल की होती है, क्योंकि ये अगले जनन ऋतु तक यही रहेगी, ये बात बता दी मैंने। और एनेस्टेज स्टेज का मतलब फिर आप समझ लीजिएगा, इस दौरान किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएंगे ओवरी के अंदर, यूट्रियस के अंदर, वेजाइना के अंदर और फेलोपियन ट्यूब के अंदर। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस दौरान FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसी प्रकार के हार्मोन यहाँ पर नहीं बन रहे होते हैं। और यदि हम बात करें तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसका रीज़न मैंने बताया था, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम अगर बनी रहेगी तो वो इसका मतलब उसने निषेचन किया, और निषेचन अगर होता है तो इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम जितना गर्भकाल है उतने दिन तक बनी रहेगी। और यदि निषेचन हुआ ही नहीं है तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो नष्ट हो जाएगी। नष्ट होते ही प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, FSH है, LH, कोई हार्मोन नहीं बन रहे हैं तो एनेस्टेज स्टेज आती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये अवस्था जो है वो कार्पस ल्यूटियम के नष्ट होने से आती है और उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता क्या हो जाती है, न के बराबर या समाप्त हो जाती है। उसके अलावा जो अंडाशय, गर्भाशय और वेजाइना उसका आकार वापस क्या है, छोटा हो जाता है। वहाँ पर जो उपकला कोशिकाएं हैं उनके अंदर विभाजन भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसके अलावा अंडाशय में भी पुटक जो हैं वो परिपक्व पुटक दिखाई नहीं देते हैं और इस तरह से जो है मादा जो है अब गर्भ धारण नहीं कर पाती है। तो अपने इसको देखें, सबसे पहली बात तो यही है, इस अवस्था के दिखाई देने का कारण कार्पस ल्यूटियम का नष्ट हो जाना है, क्योंकि मादा निषेचित नहीं हुई है, मादा निषेचित नहीं हुई है। अब देखिएगा, यदि मादा निषेचित हो जाएगी तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो वो जब तक गर्भकाल पूरा नहीं होगा तब तक ये अवस्था नहीं आएगी मादा के अंदर। कौन सी अवस्था नहीं आएगी, एनेस्टेज। और जैसे ही मादा ने बच्चे को जन्म दिया तो जब वो मादा वापस से फिर नए प्रजनन ऋतु में जाएगी तो वापस उसके अंदर ये चारों अवस्थाएं आनी शुरू हो जाती है, निषेचित नहीं हुई है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है, लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, जो पुटक हैं वो अपने को नहीं दिखाई देंगे। अंडाशय में पुटक नहीं दिखाई देते, यानी परिपक्व होते हुए पुटक दिखाई नहीं देते हैं। उसके अलावा एक मध्यकाली जंतुओं में ये अवस्था लंबी होती है। क्यों होती है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एनेस्टेज का मतलब यही है कि यहाँ पर किसी प्रकार के FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब ये मादा अब गर्भ धारण करने के लिए तैयार नहीं है। अब गर्भ धारण करने के लिए तैयार नहीं है और जंतु एक मध्यकाली है। अब एक मध्यकाली होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि मैक्सिमम समय तक एनेस्टेज स्टेज पाई जाएगी। अब वो मादा दोबारा से नई प्रजनन ऋतु में जब जाएगी तब ही उसके अंदर क्या होगा, FSH बनेगा, तभी उसके अंदर LH बनेगा, तभी उसके अंदर एस्ट्रोजन बनेगा, तभी उसके अंदर क्या बनेगा, प्रोजेस्टेरोन बनेगा। इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि ये जो एक मध्यकाली जंतु वाली जो मादाएं होती हैं इनके अंदर ओएस्ट्रस साइकिल क्या होती है, लंबी होती है। अब द्विमध्यकाली जंतुओं के अंदर क्या होगा कि पहला मध्यकाल खत्म होते ही वो, क्योंकि वो एक प्रजनन ऋतु में 2 बार जन्म करते हैं तो उनके अंदर कुछ समय बाद में ही दोबारा क्या होने लग जाता है,
FSH बनने लग जाएगा। तो द्विमध्यकाली जो जंतु होते हैं उनके अंदर एक प्रजनन में 2 बार ये चक्र गुजरता है, इसलिए उनके अंदर क्या होता है, एनएस्टर साइकिल छोटी होगी। और जो बहुमध्यकाली जंतु हैं उनके अंदर क्या होगा कि जो एनएस्टर साइकिल और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि वो एक प्रजनन में बहुत बार प्रजनन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है जैसे ही एनएस्टर साइकिल समाप्त होती है तो तुरंत ही क्या होता है, उनके अंदर FSH बनने लग जाता है। और FSH बनेगा तो उनके अंदर एक ही प्रजनन में अगला जो मध्य चक्र है वो प्रारंभ हो जाता है। इसलिए एक मध्यकाली जंतु में ये अवस्था काफ़ी लंबी होती है और बहुमध्यकाली जंतु में छोटी क्या होती है, अंतराल की होती है। जबकि बहुमध्यकाली जंतुओं में ये अवस्था छोटे अंतराल की होती है, छोटे अंतराल की होती है। छोटे अंतराल का मतलब इसमें समय कम लगता है, तुरंत ही फिर FSH बनने लग जाएगा और फिर वापस प्रोएस्टर स्टेज आ जाती है। इसके अलावा इस अवस्था में वेजाइनल फ्लूइड में WBC सेल्स अधिक दिखाई देती है, अधिक दिखाई देती है, तो ये जो लक्षण हैं ये किसके, एनास्ट्रेस के। अब देखिएगा स्टूडेंट कि एनास्ट्रेस जो स्टेज है इसका मतलब जो है मादा जो है इसके अंदर अब ये निषेचन या यूँ कह सकते हैं कि ये गर्भ धारण करने के लिए तैयार नहीं है। यूँ कह सकते हैं कि एनास्ट्रेस स्टेज एक प्रकार की शांत अवस्था है। शांत का मतलब या एक प्रकार की यूँ कह सकते हैं कि कांस्टेंट अवस्था है। इस दौरान गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना के अंदर किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, तो इस दौरान ये मादा गर्भ धारण भी नहीं करती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट अपने जो हैं 4 अवस्थाएं देखी हैं, कौन कौन सी। पहली है प्रोएस्ट्रस, दूसरी है ओएस्ट्रस और तीसरी है मेटाएस्ट्रस, चौथी स्टेज है एनओएस्ट्रस। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। प्रोएस्ट्रस के अंदर FSH हार्मोन बनेगा, जिससे क्या है पुटक बनेंगे तो एस्ट्रोजन भी बनेगा। इसके अंदर क्या होता है, LH हार्मोन बनता है, जिससे अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग का मतलब ओवुलेशन, और ओवुलेशन जब होगा तो हीट पीरियड आता है मादा में। कौन सा पीरियड आता है, हीट पीरियड। और हीट पीरियड जब आता है तो नर और मादा यानी मादा नर के साथ संयोग या कोपुलेशन के लिए अनुमति प्रदान करती है। और तीसरी अवस्था है मेटाएस्ट्रस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसके अंदर LH के प्रभाव के कारण कार्पस ल्यूटियम बनेगी, और कार्पस ल्यूटियम यदि बनती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बनता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब यदि वह मादा नर के द्वारा निषेचित हो जाती है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो गर्भकाल तक बनी रहेगी, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बना रहेगा, जो कि गर्भावस्था को बनाए रखता है। और यदि हम दूसरी कंडीशन ये देखें कि मादा जो नर के द्वारा निषेचित नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटियम उसी दौरान नष्ट हो जाएगी कुछ समय में, और होने के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डाउन हो जाता होते ही अगली अवस्था आ जाती है एनास्ट्रेस। इस अवस्था में कोई भी हार्मोन नहीं बनता है, कोई भी हार्मोन नहीं बनता है। और हार्मोन नहीं बनेगा यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH और LH नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब जो मादा के गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना जो है उसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, एनास्ट्रेस। तो स्टूडेंट आज अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन नॉन प्राइमेट फीमेल्स। थैंक यू।